नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। आज हमारे कार्यक्रम में एक नहीं, दो दो शख्सियत है और दोनों ही एक ही परिवार से। इतना ही नहीं, दोनों ने कठिन परिश्रम करके देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारत देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये मुकाम हासिल किया। नमस्कार प्राची जी और नमस्कार मनीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपने कठिन परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया, लेकिन कठिन परिश्रम तो था ही। और मैं जानना चाहूंगी ऐसी कठिन कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे निकलकर आपने देश का नाम रोशन किया और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया और अपना खुद का नाम भी रोशन किया है। प्राची जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से आप इस खेल से जुड़ी और किस तरीके के परिवेश से आप निकल कर आए। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ हम्म। और बचपन से ही मतलब बाय बर्थ ही मैं ऐसा मेरा जो डिसेबिलिटी था वो पैदा हुई थी मैं। हम्म। और बचपन में मेरी माँ को कैंसर भी था, जी। तो वो अपनी बीमारी से वो खुद ही जूझती रहती थी, फिर उसमें उनको मुझे भी देखना पड़ता था। हम्म। काफ़ी मुश्किल हो जाता था मेरे फादर के लिए, मेरी बहन के लिए, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि चलते नहीं बनता था जी मुझसे। जी। उसके बाद मेरी मदर ने मतलब मम्मी ने घर पे ही ट्यूटर रखा हम्म। मुझे पढ़ाने के लिए, बट रिश्तेदारों ने बोला कि इसको स्कूल भेजो। जब मेरे फादर ने ट्राई किया तो मुझे नॉर्मल स्कूल में लेने से ही मना कर दिया कि आपकी बेटी मतलब कैसे सरवाइव करेगी, कौन इसकी हेल्प करेगा, ये अपना कैसे देखेगी। फिर ग्वालियर में ही एक अमर ज्योति ट्रस्ट का एक स्कूल था जिसमें नॉर्मल और हैंडीकैप दोनों बच्चे पढ़ते थे। साथ साथ पढ़ सकते हाँ, हैं। मतलब जी। ऐसा रहता था कि आप मतलब साथ पढ़ेंगे तो जो नॉर्मल बच्चे वो उनको सपोर्ट कर सकें। एजुकेशन सेम ही थी, तो उसमें मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन चालू की। उसके बाद वहाँ पर एक एक्वा थेरेपी कराई जाती थी। जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, अगर उनके पैरों में हाथों में कुछ मूवमेंट हो सके तो उसके लिए हमको ग्वालियर के ही एक NLIP फिजिकल कॉलेज है, जो एशिया का नंबर 1 फिजिकल जी जी कॉलेज है, जी। उसमें हमको स्विमिंग सिखाई जाती थी जिससे एक्सरसाइज वगैरह हो सके। तो वहाँ से मेरे जो कोच थे डॉक्टर VK डबास सर, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला काफ़ी बचपन से ही मैं लंबी थी, मेरे हाथ वगैरह लंबे थे, तो स्विमिंग की शुरुआत हुई। स्विमिंग से फिर मैंने जूनियर लेवल पे गोल्ड मेडल जीता, नेशनल लेवल पे, पुणे में हुआ था वो। उसके बाद मेरा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं हो पा रहा था, जी जी जी। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब नेशनल लेवल तक सीमित थी। तब उन्होंने मेरे को ये सजेशन दिया कि भोपाल में एक गेम होता है वाटर से ही रिलेटेड, कैनो कयाकिंग, जी जी आप जी। एक बार वहां पर जाएं और ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हाथ आपके काफी लंबे हैं, वहाँ पैडलिंग करनी होती है, चप्पू चलाना होता है, तो तब हो से सकता मतलब है आपकी कैनोइंग की शुरुआत शुरुआत हुई। ओके। तो मनीष जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राची ने तो संघर्ष किया ही है और आप अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि कैसे आप इस खेल से जुड़े। मैं भी अमर ज्योति स्कूल से ही था। पहले बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड था मैं, थोड़ा चल नहीं सकता था, तो पंजे पंजे पे मैं चलता था अपने। तो उन्होंने मुझे स्विमिंग में डाला, उन्होंने बोला ये थेरेपी है एक तरह से, तो आप इसमें शायद आपका लेग वेग जो है वो सही हो सकता है। फिर उसके बाद मेरे परिवार में मेरे को पापा मम्मी को पता चला कि स्विमिंग करने जाता है, तो उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए कि नहीं उधर नहीं जाओगे, डूब जाओगे। तो फिर मैंने अपने ताऊजी को बताया, जो मेरे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, जो अभी है नहीं, 2016 में उनकी डेथ हुई। जी जी। वो मेरे पीछे मतलब उनका जो सपोर्ट था मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था। तो फिर उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि तू जा, लेकिन चुपचाप जा, पापा मम्मी से छुप के जा, लेकिन तू जा, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर मैं चुपचाप से कभी साइकिल लेके मतलब 8-10 किलोमीटर कभी चला जाता था। तो उस टाइम नेशनल था 2009 शायद 6-7 में पुणे वाला, तो पहली बार मैं गया तो उसमें मेडल नहीं आया था मेरा, और साथ में प्राची भी गई थी उस अच्छा। नेशनल में, तो हम इतना उस टाइम हम आपस लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। जी जी जी।
तो वहाँ मेडल नहीं लगा, दोस्तों के मेरे जो साथ वाले थे उनके मेडल लगे थे, तो मेरे को थोड़ा वैसा लगा कि यार मेरा मेडल नहीं आया। वहाँ की सबके पेपरों में फ़ोटो आए थे, तो हम्म, मेरे को भी थोड़ा ऐसा था कि हाँ, मेरा भी आना चाहिए। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल हुआ तो उसमें मेरा मेडल लगे, 3 मेडल लगे मेरे। हम्म, फिर मैं अपना भोपाल आया, भोपाल में अपने एकलव्य अवार्ड का फॉर्म भरा, तो वहाँ पे मैंने देखा कायाकिंग, कैनोइंग मतलब एक पोस्टर लगा था, तो मैंने वहाँ किसी से पूछा ये किस गेम का पोस्टर है? हम्म, तो बोले कैनोइंग कायाकिंग है, ये वाटर स्पोर्ट्स का है हम्म, और ये छोटे तालाब में, बड़े तालाब में खेला जाता है। अच्छा, फिर मैं वहाँ जाके जो एक मयंक सर हैं, हमारे कोच हैं, पैरा के चेयरपर्सन भी है, कोच भी, उनसे मिला। फिर उसके बाद मेरे जो कुलदीप भैया हैं, हमारे मेरे जो सीनियर हैं कुलदीप सिंह कीर और धीरज सिंह कीर, तो उनके घर पे मैं 7 साल रहा हूँ, तो फिर वहाँ से मुझे 7 साल सपोर्ट मिला। मैंने अभी तक मैं 9 से 10 साल हो गए, मैं तब से चैंपियन रहता आ रहा हूँ अपने कैटेगरी में। हम्म। और अभी 19 में मेरे को फिर प्राची जी से मुलाकात हुई मेरी, तो उनसे मिला मैं, तो फिर जी। लेकिन जो एशियन गेम की अगर हम बात करें तो एशियन गेम में जब आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तब आपकी शादी हो चुकी थी या एशियन गेम के एशियन गेम बाद? से एशियन गेम से पहले शादी हो चुकी थी हमारी हम्म, 2020 में, अच्छा। तो कोरोना टाइम पे। ओके, तो लेकिन ये कोइंसिडेंस रहा कि दोनों ही एक ही स्कूल से निकल हाँ, के लेकिन आए। हमको पता नहीं था। पता नहीं हाँ। था। जी, जी। तो अब जैसे ये कोइंसिडेंस रहा कि आप लोग एक ही स्कूल से निकल कर आए और गेम भी आप दोनों का एक ही रहा। लेकिन जो आप दोनों की हम शादी की बात करें तो ये भी कोइंसिडेंस रहा या फैमिली की मर्ज़ी से या क्या कह सकते हैं नहीं, इसे? ये हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी फैमिली में मेरी फैमिली एग्री नहीं थी हुँ, हुँ। और इनकी फैमिली सपोर्टिवली इनके साथ थी और मेरे साथ भी उन्होंने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी। हुँ, तो हुँ। मेरी फैमिली एग्री नहीं थी। उसके बाद 1-2 साल बाद जैसे शादी-वादी हो गई, 1-2 साल बाद मेरी फैमिली भी एग्री हो गई। अब मतलब दोनों अब का हाँ, सहयोग रहा है। सहयोग। और दोनों की फैमिली अब खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक ही गेम से जुड़े हुए हैं और दोनों ही बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं आप दोनों। लेकिन हम आप दोनों से ही गेम के बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस कैटेगरी में खेलते हैं और किस तरीके के इवेंट्स होते हैं? नॉर्मली कयाकिंग कैनोइंग एबल बॉडीज के लिए होता है, जो हुँ, मतलब चल हुँ। फिर सकते हैं, एक खड़े होके कैनोइंग करता है, एक बैठ के कयाक करता हुँ, है। हुँ, हुँ। बट पैरा कैनो डिफरेंट होता है, हुँ, हुँ। ज्यादा अंतर नहीं है, सेम पैडलिंग रहती है, हुँ, बस हुँ। हम लोग सिटिंग पोजीशन में करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जो लोग खड़े होके करते हैं हम उसमें सिटिंग पोजीशन में करते हैं। हमारे बोर्ड में एक सपोर्ट लगा रहता है जिसको आमा बोलते हैं, हुँ, जिससे हुँ। हमारा बैलेंस हो जाए, हुँ, तो हुँ। उसको हम कैनोइंग या वा बोर्ड बोल सकते हैं। हुँ, और हुँ। कयाक सेम रहता है, बस जो नॉर्मल कयाक रहता है वो थोड़ा लंबी बोट होती है, उसमें बैलेंस जल्दी नहीं होता है और पैरा का थोड़ा-सा चौड़ा रहता है, जी। तो उसमें थोड़ा जल्दी बैलेंस हो जाता है, सेम रहता है। हुँ, पर हुँ। हमारा डिस्टेंस सिर्फ 200 मीटर होता है, हुँ, हुँ। जबकि उन लोगों का 500। नॉर्मल हाँ, जो नॉर्मल का गेम डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा 500, रहता 1000, 5000 ये रहता है, हमारा ओनली 200 मीटर जी। रहता है। और आप भी आपकी कैटेगरी सेम है या अलग है? नहीं, मेरी इनसे अलग है, मैं हुँ, कयाक करता हूँ, मतलब पैरा कयाकर हूँ। हुँ। ये ये अ, पैरा कैनोइंग ये करती नहीं, है। मैं पैरा दोनों कैनो करती ये हूँ। दोनों अच्छा, दोनों ये करती हुँ। हैं। दोनों करती हैं, लेकिन मैं पैरा कयाक सिंगल करता हूँ मैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरी कैटेगरी केएल3 में मैं आता हूँ, मतलब हुँ, मेरा जो कैटेगरी है वो बहुत मतलब माइनर। माइनर है, हाँ। उसमें मैं आता हूँ केएल3 में। हुँ, हुँ। 200 मीटर मेरा इवेंट है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा आपको हाँ, करना इनके पड़ता है या आपको में करना इनको होता सबसे है? ज़्यादा कॉम्पिटिशन मुझे करना पड़ता है। अच्छा। मतलब ज़्यादा लोग रहते हैं इस हाँ, कैटेगरी मेरी में? हाँ। कैटेगरी में जो मेरी कैटेगरी है केएल3, उसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। विदेश में भी, एशियन में भी, वर्ल्ड में भी, हुँ, हर जगह कॉम्पिटिशन है मेरे कैटेगरी में। मुझे याद है जब मुझे विक्रम अवार्ड मिला था, तो मैं पापा को सामने से देख रही थी, उनकी आँखों में आँसू आ रहे थे, वो ऐसे रो रहे थे जैसे मेरी विदाई हो रही हो। वो खुशी के नहीं, आँसू नहीं, थे, तो खुशी के आँसू हाँ, थे, बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी कि जो ये आपका जो गेम है पैरा कैनोइंग की बात करें तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? इसके बारे में आप बताइए? अभी तैयारी तो मतलब हम एशियन लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा बहुत हमारी तैयारी में कमी है, क्योंकि हुँ। हमारे पास इंटरनेशनली इक्विपमेंट नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग छोटे तालाब में करते हैं, हम अब जैसे मैं करती हूँ तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारे पास रैंप नहीं है।
तो मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है। अगर रैंप होता, जेट्टी तक अगर मैं जाऊँ, रैंप होता तो मैं आसानी से खुद से जा सकता। अब मुझे यहाँ पे हर किसी की हेल्प लेनी पड़ती है कि ओके। कोई मुझे उठा के रखे, टॉयलेट्स भी नहीं है वहाँ पे, प्रॉब्लम आती है, बहुत तो ज़्यादा ज़्यादा आती है टॉयलेट्स हाँ, की प्रॉब्लम। मुझे बहुत ज़्यादा तो होती है। टॉयलेट्स भी नहीं है उधर, तो बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको। जैसे आप दोनों छोटे तालाब में आपने कहा है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं कि भोपाल में बड़ा तालाब भी है और जैसे आप जहाँ ग्वालियर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हम चंबल नदी की बात करें तो हर जगह का पानी का कोई फर्क पड़ता है आप लोग को आपकी इस प्रैक्टिस में? ये बड़े तालाब में मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। मैं हुँ, 2013-14 में वहाँ प्रैक्टिस करता था। हुँ, 2017 तक मैंने वहाँ प्रैक्टिस की है। हुँ, तो बड़े तालाब में काफ़ी वेव्स आती हैं, हुँ, तो मोटर बोट्स की रहती हैं। मतलब वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम रहती है बड़े तालाब में। लेकिन छोटे तालाब में इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि वहाँ वेव्स नहीं आती। वो पूरे चारों साइड से वो घिरा हुआ है, मतलब हुँ, बिल्डिंग्स हैं और हुँ, बाकी सब, तो हवा-ववा इतनी नहीं आती है। लेकिन बड़े तालाब में काफ़ी वेव्स आती है। लेकिन बड़ा तालाब फैसिलिटीज़ के मामले में अच्छा है। अच्छा, हाँ, वहाँ ओके। पर जो अगर देखा जाए टूरिस्ट आते तो उस हिसाब से जो जेट्स वगैरह हाँ, वो बना रखे जेट्टी हैं बनी हाँ, हुई तो आप वो डायरेक्ट वहाँ काफ़ी आपकी अच्छा रीच है वहाँ रहती पे। है, हाँ। फैसिलिटीज़ और मतलब जो सफाई है वहाँ पे वो अच्छा है, वॉशरूम्स हैं बाहर निकल हुँ, के। बट हमको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा वेव में हम लोग नहीं चला पाते, हमारा हुँ, जो गेम है हुँ, वो हुँ, सेलिंग के लिए अच्छा है बट हुँ। कयाकिंग, कैनोइंग के लिए नहीं। अच्छा, उसके लिए अच्छा नहीं, उसके लिए इसीलिए छोटा ज़्यादातर तालाब इवेंट्स छोटे हाँ, तालाब छोटे में तालाब में इस होते हैं, वजह से शांत होता है। पानी में। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि चंबल नदी में जाके आपको करना है, तो क्या वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम? ऑफ़कोर्स चंबल नदी में तो आएगी प्रॉब्लम क्योंकि वहाँ तो पूरा खुला ही है। हाँ, खुला अच्छा, वहाँ तो एरिया है। वेव्स ही वेव्स हैं, तो वेव्स वहाँ ही तो है। हाँ। बहुत मुश्किल है बोट चलाना। छोटे तालाब मैंने अभी तक इंडिया में हर जगह देखा है, हुँ। मतलब कई जगह मैं जा चुका हूँ नेशनल के लिए, तो छोटे तालाब बेस्ट है। डेप्थ कितनी मायने रखती है? अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, वहाँ भी अलग वहाँ आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिफ़िशियल लेक रहता है, वो खुद से बनाते हैं अपना। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ इतनी मतलब दोनों साइड रोडें रहती हैं। अब हुँ, हमारे यहाँ जैसे छोटा तालाब है, तो वहाँ है, रोडें तो हैं लेकिन वो ऐसे में है, हुँ, हुँ, मतलब जैसे वो आर्टिफ़िशियल बिल्कुल सीधा बनाते हैं, 2 किलोमीटर का उन्होंने ट्रैक बना दिया। अब हुँ, वो दोनों साइड रोड रहती है उनके लिए, मतलब कोचेस रहते हैं साइड में बोलने के लिए। और सबसे अच्छा है कि इंटरनेशनल में स्टार्टर जो मशीन है ना, हुँ, वो बेस्ट है। हुँ, हुँ, अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है, नहीं कहीं आई भी है। नहीं है अभी तक। हुँ, तो उसको लेके भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टार्टर मशीन हो गई। अब हम यहाँ खाली ऐसे ही रेडी सेट गो बोल दिया सर ने, हुँ। तो हम ले लेते हैं स्टार्ट। वहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट मशीन में लगा के स्टार्ट मिलता है। अब यहाँ हम यहाँ करके जाते हैं एक कोच की उस पे, तो वहाँ स्टार्टर मशीन हमको देती है हुँ, पूरा हुँ, हुँ। जो भी है, स्टार्ट वगैरह सब कुछ, हुँ, वो हुँ। सब स्टार्टर मशीन देती है। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टर मशीन नहीं है तो। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो इससे कितना फ़र्क पड़ता है? कितने सेकंड्स आप लोग पीछे रह जाते हैं? क्योंकि आप लोग को उसकी आदत नहीं रहती है। मैम हमारा तो ये है कि माइक्रो सेकंड से हमारे मेडल आए भी हैं और हुँ, छूटे भी हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्टार्ट का कितना फ़र्क पड़ता है। कई हुँ, बार अगर मेरे अभी जितने इंटरनेशनल हुए, अभी 2 साल से मेरे मेडल आना स्टार्ट हुए हैं इंटरनेशनल में। हुँ, बाकी जितने भी मेरे इंटरनेशनल जो पिछले हैं, उनमें हुँ। मैं एक-एक इतना-इतना माइक्रो सेकंड से मैं पीछे रह जाता हूँ। फिर अभी वो इसी वजह से। इसी हाँ, वजह इसी से। वजह से। अक्सर हम सुनते रहते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं कि भई ये वाला जो प्लेयर है, ये स्पोर्ट्स पर्सन बाहर फॉरेन कोच के लिए गए हैं और फॉरेन ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं इक्विपमेंट्स में, ट्रेनिंग में, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो? कई चेंजेस रहते हैं, जैसे हमारे टेक्निक है। जो मेरी कैटेगरी में जो प्लेयर है, वर्ल्ड लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं हुँ, अगर उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, हुँ, तो मुझे उससे सीखने को मिलेगा टेक्निक है। और वहाँ के जो मेन रहता है वो कोच रहता है। हुँ, हुँ, कोच के पास बिल्कुल परफेक्ट एक बना बिल्कुल जैसे प्रोग्राम रहता है। प्रोग्राम रहता है उनके पास कि हाँ, मुझे इस मंथ में ये करना है, नेक्स्ट मंथ मुझे वहाँ जाना है, वहाँ प्रैक्टिस करनी है, मुझे आज यहाँ हूँ तो मैं कल मुझे उस लेग में ट्रेनिंग करनी है। मतलब ऐसा है कि आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो कहीं पता चलता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो आप कैसे फेस करेंगे और किस जी, तरीके की ट्रेनिंग लेंगे कई और अगर चीज़ें लो एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो कैसे रहेंगे इस तरीके की ट्रेनिंग मतलब। कई नहीं, चीज़ें कई रहती चीज़ें हैं। रहती हैं मैम, जैसे कि अभी ये जो कैनो कयाकिंग है एक यूरोप गेम है। हंगरी का ये नेशनल गेम है। हुँ, हुँ, तो उन हुँ। लोगों को ज़्यादा पता रहता है। अगर आप उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, उनका जो प्रोग्राम फ़ॉलो करेंगे, हुँ, उनकी टेक्निक फ़ॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो इस मंथ में ओलंपिक है, हुँ, पैरालंपिक गेम है। ये पैरालंपिक गेम खत्म हो गया। आज से उन्होंने बनाया प्लान
4 साल के लिए। जब 4 साल में इतने कॉम्पिटिशन है, कितना ब्रेक लेना है, ये सब उनका पहले से 4 साल का प्रोग्राम पहले से बना के बैठते हैं वो। इसलिए वो आज जो वर्ल्ड एथलीट हैं वो ओलंपिक में, पैरालंपिक में, एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में हर जगह वो उनका मेडल आते हैं, गोल्ड 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 सिल्वर ये रहता है। कहाँ कमी रह जाती है कि आपको फॉरेन जाने के लिए नहीं मिल रहा, फॉरेन ट्रेनिंग के लिए? बहुत सी कमियां हैं, अभी हमारा गेम इतना डेवलप नहीं है, कोई अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अभी क्रिकेट बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया में। क्रिकेट देखने के लिए सारी जनता ऐसे जाती है कि क्या बताएं, स्टेडियम फुल बिल्कुल। अब हमारा गेम है पॉपुलर नहीं है। जैसे मान लो नीरज चोपड़ा जी ने अभी गोल्ड मेडल मारा, तो वो गेम पॉपुलर हो गया। तो यहाँ भी मतलब एक हम कहें कि आप लोगों को जो इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए हाँ, नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है जितना ओलंपियन को मिलता है उतना पैरालंपियन को नहीं मिलता है। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे और बहुत सी रोचक जानकारियां मिलेंगे और स्पोर्ट्स के बारे में और जानते हैं। देखिए ग्रीनरी यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल ग्रीनरी है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो इतने तमाम है, मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 4 हज़ार पेड़ हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ फील ही नहीं होता कि अगर बहुत धूप है कि बहुत छाँव है या पानी है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही इन्वायरमेंट है। आप सुबह 7 बजे आओगे और शाम को 6 बजे तक रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बढ़ा ही नहीं है ना घटा हुआ है। तो पहली बात तो यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ भी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेटर है। मतलब फर्स्ट टाइम मेरा पूल है बच्चों के साथ, तो आई रियली एंजॉयड इट, लाइक बहुत अच्छा आया। स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रेन डांस हमारी कोचिंग की तरफ से एक तो यहाँ पे लेके आए तो हमें बहुत अच्छा लगा है। पैसा वसूल रिसोर्ट है, बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, तो और गाना भी बजता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने बहुत मस्ती की। मस्त गाने बज रहे हैं, लॉलीपॉप लागे लो। बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, जैसे हम बोर नहीं हो सकते। एंजॉय भी करा, गेम्स थे, आर्चरीज है, एडवेंचर है, अच्छा लगा बहुत। स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है तो मेरे को सब कुछ पसंद आया। जैसे कि जब हम आपसे डिस्कशन करने आए थे तो जो चीज़ें आप लोगों ने हमसे बोला उससे अनलिमिटेड ज़्यादा ही फन मिल रहा है। यहाँ का जो खाना है विलेज टच फूड, जो आपको शहरों में खाने को नहीं मिलता। लोग आज की डेट में तरसते हैं कहीं गांव पर कि या फिर किसी विलेज में अच्छा खाना खाने के लिए, जो नेचुरल फूड है हमारा। फूड भी बहुत टेस्टी है, तो खाना बहुत अच्छा था। कॉटेज वगैरह जो हैं बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। ग्रीनरी पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अबतपुरी BHL क्षेत्र में हमारा DT क्लासेस है, देवेश स्टडी क्लासेस, और इसकी स्थापना जो है वो पिछले साल हुई थी। पिछले वर्ष में हम लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो BHL के बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ साथ स्पेशल बैचेस IIT JEE और नीट के लिए रहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी गंदगी नहीं है, किस टाइप का कुछ नहीं है, ग्रीनी एरिया है। प्लांट के बारे में हमें जानने को मिलता है। ऐसे नए नए प्लांट्स हैं जो शायद हम लोग को मतलब मेन भोपाल में देखने को नहीं मिलते हैं, और एक जंगल वाला टच, पूरा एक गांव वाली फीलिंग। और आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं। काफ़ी सेफ प्लेस है ये, एजुकेशन वाइज भी और इंजॉय वाइज भी। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। पैरा ओलंपिक में अगर हम बात करें तो इंडिया में आप फर्स्ट थी जिन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो कैसा आपको एक प्रोत्साहन मिला वो आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था मैम, मोदी जी ने काफ़ी तारीफ की थी मेरी जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी आफ्टर पैरालंपिक्स। उन्होंने काफ़ी मुझे बोला था कि आप पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस नए गेम का चलन किया है आपने,
ऐसा लगता है ना कोई जिम्मेदारी आ गई है कि आप पहली थी, फिर आपको और अच्छा करना है, तो वो चीज मैंने अपने दिमाग में डाली थी। मैंने बोला था अभी तो शुरुआत हो गई है, तो मैं आगे चल के और अच्छा करूंगी। तो उसका नतीजा भी पैरा एशियन गेम्स में भी निकला था। फर्स्ट मेरा सिल्वर हो गया था। मैं सोच के तो गई थी 2 गोल्ड लेके आऊंगी, बट एक हाथ सेकंड से हो ही जाता है ऊपर नीचे। आप सोचते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगली टीम भी अच्छी तैयारी के साथ आती है। फिर मेरा गोल्ड मेडल आया, तो फिर उसमें भी मैं पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिसने एशियन गेम्स में पैरा कैनोइंग में गोल्ड मेडल लिया। तो काफी अच्छा लग रहा था। इसमें मेरे कोचेस वगैरह का काफी सपोर्ट था। पीयूष कांति बरोई सर, मयंक सर जो मेरे को लेके गए थे, तो काफी खुश थी मैं। जी, तो मतलब कोच की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है आप लोगों को मेडल लाने के लिए। तो हम कोच की भी बात करें, फॉरेन कोच की बात करें, या आप जिन कोच के साथ काम कर रहे हैं, क्या इन कोचेस को भी कोच की जरूरत पड़ती है, ये बताइए? अगर आप फॉरेन ट्रेनिंग पे जा रहे हो, वीज़ा वगैरह है, आपकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। एक प्रोग्राम भी बनाता है खिलाड़ी के लिए, तो इसलिए एक फिजिकल कंडीशनर कोच के साथ रहना मतलब एक सपोर्ट टीम उसके साथ, कोच के साथ रहती है, तो वो बहुत सी चीजें फिर वो अच्छी क्या रहती है, वो चीज़ें बाँट देता है ना, भाई आप ये संभालो, मैं ये संभालूंगा, तो ये रहता है। तो अब आप बताइए कि प्राची जी, आपका क्या अब फ्यूचर प्लानिंग है? अब आपने एशियन गेम में तो एक मुकाम हासिल किया है, अब इसके बाद आप पेरिस में जो पैरालंपिक होना है उसके लिए भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसकी तैयारी कैसे चल रही? क्या इसके लिए आपने फॉरेन ट्रेनिंग में जाने के बारे में भी सोचा है? जैसा कि मैंने बताया था आपको, टारगेट ओलंपिक ओडीएम स्कीम होती है मोदी सेंट्रल जी ने, गवर्नमेंट जी की। सेंट्रल गवर्नमेंट में, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। मैंने ट्राई किया है कि वहां से अगर मेरा हो जाए तो मैं 3-4 महीने के लिए फॉरेन ट्रेनिंग पे जाऊं और अपनी जो टाइमिंग है कम करूं, क्योंकि अभी वर्ल्ड में मैं 4th पोजीशन पे हूँ। तो मैं ट्राई करूंगी इस बार एक नया कुछ करने की। अभी आप जो 200 मीटर का जो इवेंट है, आप कितने सेकंड्स में या कितने मेरा मिनट्स में कर लेते उसमें हैं? बेस्ट टाइमिंग है जो अभी मैं 4th आई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें मेरा 1 मिनट 1 सेकंड था। मुझे 57 या 56 सेकंड करना है गोल्ड मेडल की। और आपकी क्या प्लानिंग्स है? मेरी भी सेम प्लानिंग है। मैं भी अभी वर्ल्ड में टॉप 12 में आ रहा हूँ। मेरी भी 1-2 सेकंड मुझे भी कम करनी है पैरालंपिक क्वालिफाई के लिए। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं। अब जैसे आप पैरालंपिक में भी क्वालिफाई किए, एशियन गेम्स में भी आपने मेडल जीता है, तो हम इन रिवॉर्ड्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भी बात करें तो क्या फर्क महसूस करते हैं? आपकी एमपी गवर्नमेंट आपको कितना सपोर्ट करती है, या आपके डिपार्टमेंट की हम बात करें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, कितना आपको सपोर्ट मिलता है? डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है मैम, क्योंकि हम रह रहे हैं एमपी गवर्नमेंट वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में, तो वहीं का हमको जो डाइट वगैरह मिलती है, खाना पीना हमारा वहीं होता है, रहना वहीं होता है, प्रैक्टिस वहीं होती है। बट अगर आप मेडल की बात करें तो हमको उतना सपोर्ट नहीं है एमपी से, क्योंकि ये लोग उनका कहना होता है कि आपके पैरा में उतने प्लेयर्स नहीं है, तो हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। पता नहीं कौन सा रूल चला के, शायद सेंट्रल का रूल फॉलो करके ये हमको 1/3 देते हैं, जो मुझे समझ नहीं आता। कोई भी आप मेडल लाते हैं एशियन गेम्स या ओलंपिक में, तो आपको डिप्टी कलेक्टर या फिर डीएसपी बनाया जाए, और जो 4th या 5th तक आएंगे, मतलब जो टॉप 10 आएंगे, उनको सब इंस्पेक्टर और इन सब की भी। लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें एक निराशा की बात यह है कि निराशा है। तो जरूर आपकी बात अगर डिपार्टमेंट तक पहुंचे तो शायद हो सकता है इस पर कुछ पहल हो, इस पे कुछ काम हो। अब मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप बाहर इंटरनेशनल लेवल पे आपको मेडल मिला, तो वहाँ किस तरीके का प्यार आपको मिला? बहुत प्यार मिला मैम, क्योंकि इंडिया से पहली मैं थी जिसने गोल्ड मेडल लिया था, तो वो लोग भी हैरान थे। मतलब एक ऐसा देश जो इतना पीछे रहता था, ये एक यूरोपियन गेम है, कभी हम लोग इतने निखर के नहीं आए थे, तो शुरुआत हो गई है, तो वो भी लोग भी हम पे नजर रखे हुए हैं कि आगे चल के ये भी लोग भी हमारे लिए चैलेंज बनेंगे। आपके जैसे और भी जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, वो कैसे आपसे इंस्पिरेशन ले, और कैसे आप उनको एक सलाह देंगे कि वो भी खेलों में आ सकते हैं? मैं हाईलाइट हुई थी पैरालंपिक में, मतलब जब मैंने कोटा लिया था टोक्यो 2020 पार्टिसिपेट, तब से मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफी मैसेज आते हैं जो पैरा एथलीट हैं या जो पैरा दिव्यांग बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि दीदी हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपने ये कैसे किया। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप ऐसे ऐसे शुरुआत करें, पहले स्विमिंग करें, फिर आप हमारे कोचेस से मिलें, आपका भी हो जाएगा। ऐसे बहुत से एथलीट है जो मेरे पास आए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो दूसरे लोग हैं जो
हैंडीकैप्ड है और इसी बीमारी से इस तरीके के उन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जुड़े, तो वो उनको आपसे एक इंस्पिरेशन मिल रही है और आप लोग एक मिसाल बनकर उभरे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। थैंक यू मैम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।